प्रेम का मैं आधा हूँ, जो पूर्ण हूँ तो राधा हूँ, मीरा के मैं धुन का तो सारथी अर्जुन का, पंचाली का मैं ढाल हूँ, ले देख मैं महाकाल हूँ। क्या बात। अरे वो उधर बहुत अभी भी है, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हैं उधर, अभी भी है। बेबी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बोलती रहती थी कि घर का मुख्य दीवार ही अगर गिर जाए तो मकान की कोई औधा नहीं रह जाता है। बात बनाऊं या इतराऊं या समझाऊं खुद को, या मैं तेरी जुल्फ संवारूं या संवारूं खुद को, बस दुनिया की ताने और आवाज़ सुनाई देते हैं, अब इनको मैं समझाऊं या झूठ बताऊं खुद को। मैं मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह ये सब, मेरे में इतना सामर्थ्य। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा, मोटिवेशन की ज़रूरत उसे है जिसे बेड से उठाना हो। जीवन में उठने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। तू है तो मुझे होने का एहसास है हर वक्त, तू है तो मुझे होने का एहसास है हर वक्त, तेरे बाद में किसी और का दोबारा ना होता। घर के लोग पता है कि नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं नौकरी कर नहीं रहा हूँ। ओके। मैं तो जगह जगह बैठ के लिख रहा हूँ। नशा शराब का और कुंवारा था मैं, सब छुड़ाए उसने लत बेवजह बना दिया, बचा तो लिया पर अपना नशा लगा दिया। नशा का एडिक्शन। हाँ। मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, जब मैं इन सब मतलब नशा में जब मैं एंटर किया था, गांव से ही लोग फेक आईडी बना बना के गालियाँ भी देते थे। अरे। फेक आईडी से, और गलत गलत कमेंट का प्रयोग भी होता था। सब्र का दामन टूट रहा है, सब कुछ जैसे छूट रहा है। क्या बात है। माँ का आंसू सूख चुका है, सारे गहने बिक चुका है, सारे गहने वापस लाऊं या फिर लाऊं खुद को। सारी चीज़ें छूटती चली गई पर ये नहीं छूटा। क्या छूटा आपका? नौकरी छोड़ा, कई जगह से भगाया भी गया। आओ एक पल को जी लो या फिर जीने आ जाओ, कुछ भूखे हो या उदास हो, कुछ भी खाने आ जाओ, या गम का दरिया हो या फिर नाच के छा जाना, कुछ भी हो एक पल निकालो, नाचो नाचो आ जाना। क्या बात है, वाह। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या और जनपद संवाद में आपका स्वागत है। प्रेजेंटेड बाय जनपद न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय नाचो जी। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनकी जो कलम की ताकत है उससे शायद पूरा सोशल मीडिया हिल चुका है, क्योंकि जो इनके वीडियोस हैं उनको यहाँ तक कि कुमार विश्वास साहब ने भी लाइक किया हुआ है। तो आपको चलिए मिलवाते हैं आज के खास गेस्ट से, जिनका नाम है आकाश प्रताप सिंह। आकाश जी, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। जय श्री कृष्णा। तो अभी आकाश जी, अभी सबसे पहले तो शुरुआत मुझे लगता है यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा है जो शायद कहीं किसी पर्दे पे छुपे हुए थे अभी तक, लेकिन ये पर्दा सोशल मीडिया पर हटा। क्या थी स्टार्टिंग जर्नी, कहाँ से शुरू हुआ? सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ। किसी को भी आज के समय में अपनी काबिलियत शो करने के लिए, बाहर लाने के लिए ये बहुत ही इजीली हो जा रहा है। पहले ये चीजें नहीं थी। पहले लोग पहुंचते थे किसी शायर के पास, किसी पोएट्री जो राइटर है उसके पास जाते थे, और काफी मुश्किल से वो लोग मिल पाते थे। पर अभी क्या है कि कुछ हुनर है मेरे में, वो चीज मैंने पोस्ट किया और वो धीरे 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 वहां तक जा पहुंचती है जहां उसको जाना चाहिए जी। और काफी लोगों का प्यार भी मिलता है इससे। हमें पता भी चलता है कि हाँ, हमारी लिखावट में इतने सारे मतलब अच्छी चीजें हैं, बहुत प्यार मतलब मिल रहा है। ये सब सारी चीजें, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में। स्टेप क्या था जब आपने इस जर्नी में आने की शुरुआत की? क्योंकि बचपन से आपको लिखने पढ़ने का शौक था, या कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से एक टर्निंग पॉइंट सा आया? कहें तो बचपन से म्यूजिक का शौक था, गाने सुनना, और उसमें भी गजल सुनना। अरे वाह, बचपन से ही? हाँ, बचपन से जब व्यक्ति अपना होश संभालता है, जैसे कुछ शौक अपना रिव्यू करता है, पालता है जिसे बोलते हैं, तो उस समय गाने सुनने का शौक था और मैं गजल सुनता था। उस समय चंदन दास करके एक सिंगर आते थे गजल के, उनका मैं सुनता था, और फिर गुलाम अली साहब को सुनने लगा। और धीरे धीरे यहाँ से फिर नहीं होता है कि म्यूजिक से अटैचमेंट बढ़ने लगता है व्यक्ति का, एक लगाव सा होने लगता है। पर इसका बेसिकली सबसे ज़्यादा मुझे इसमें आने का, जब मेरी जर्नी स्टार्ट होती है लखनऊ पढ़ने के लिए मैं गया। जब लखनऊ में जब यूपी टेक से अपना कोर्स करने के लिए गया था, तो उस समय एक मेरा फ्रेंड था। तब मैं 1 लाइन 2 लाइन ऐसे लिखता था।
वो मेरा शायरी सुनने के लिए कैंटीन में लेके जाता था और 2-4 समोसे खरीदता था और बोलता था आकाश यार तू सुना मुझे, और वो घंटों घंटों वही चीज़ सुनता रहता था। तो और बोलता था, मुझे इंस्पायर्ड करता था कि नहीं तुझे लिखना चाहिए, हाँ। तुझे लिखना चाहिए। फिर मैं लखनऊ में जब रूम पे आता था तो कुछ चीज़ें मैं लिखता रहता था, लिखते रहता था। वो कॉम्बिनेशन, वो शब्दों का मेल जोल, नहीं कहते हैं कि प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट मैन। कोई भी कार्य बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तब होता है जब आप मोर प्रैक्टिस करते हो। तो वो मोर प्रैक्टिस मिलना स्टार्ट जब हुआ तो ये हाईलाइट होने लगी। हाँ। जब आपने अपनी कविताओं को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया, उस दौरान हमने देखा कि कुमार विश्वास साहब से लेके कई ऐसे बड़े नामचीन हस्ती हैं जिन्होंने लाइक किया, कुछ तो आपको पर्सनल मैसेज भी किए हुए हैं कि मैं आपको अपना मोटिवेटर मानता हूँ, इंस्पिरेशन मानता हूँ। क्या था वो फीलिंग, क्या थी? जो हम ख्वाब देखते हैं, हाँ। ख्वाब क्या होता है कि जस्ट लाइक कि हम कुछ बनना चाहते हैं और वो हमारा एक फील्ड है कि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं और उसमें आप मुकम्मल होने लगते हो ना जब जी, तो वो एक्सपीरियंस आप समझ नहीं सकते कि वो एक कलाकार के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है। हाँ। कि कोई अगर रिस्पॉन्स कर रहा है और वो भी काव्य के जो महारत हो, वो भी जिन्होंने महारत हासिल कर बैठी किया हो, हुआ है, तो वैसे लोगों का प्यार मिलना और मतलब लाइक भी आ जाना बहुत बड़ी बात है। वो देख लिए वही बहुत बड़ी बात है, उन तक पहुंच गया वही बहुत बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैं कभी सोचा नहीं था, और हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, छोटा या बड़ा आकलन करने की जिम्मेदारी उनकी है, ईश्वर की। जी। वो आपको डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ ले जाना है और कितना ले जाना है। आप अपना निरंतर कर्म करते रहिए। अच्छा, जब आपको लगा कि आप एक कवि बन सकते हैं, एक लेखक बन सकते हैं, उस दौरान आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसी उथल पुथल हुई हो, कोई ऐसा घटना कभी हुआ हो? क्योंकि आदमी, मुझे लगता है कि ऐसे ही शायर नहीं बनता तो मुझे लगता है आदमी ऐसे ही लेखक नहीं बनता। नहीं, कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई जो ये चिन्हित करे मुझे कि इसी वजह से मैं शायर बना। अच्छा। या कवि बना। वो एक तरह से एक पैशन भी हो सकता है। हाँ। और इसमें आपकी रुचि भी हो सकती है। हाँ। कि आप ऐसा बनते हो। पर बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होता है, एक शायर और कवि की लाइफ में ऐसा होता है ना कि वो अपनी भावनाओं के साथ खेलने लगता है एक समय में। वो कहते हैं ना कि बेवजह ही बेबाक में कलेजा दुखाता हूँ, कलम उठने से पहले इसे हर बार रुलाता हूँ, शब्द मिलते कहाँ हैं बिना टूटे रूह के, खामखा इस रूह को मैं धोखा सिखाता हूँ। क्या बात है। तो बहुत बार तोड़ना पड़ता है। हाँ, टूटे दिल के लोग शायर बने या ना बने, पर जो शायर है वो अपने आप को तोड़ना जरूर जानता है। जो एक लेखक है ना, हाँ। वो उस परिस्थिति में अपने आप को ले जाता है, तो वहाँ जाने के लिए वो व्यक्ति टूटता जरूर है, अंदर अपने रूह को झकझोरता है, तब जाके ये शब्द मिलते हैं। राइटर बनने का फैसला कैसे किया आपने? सारी चीजें छूटती चली गई, पर ये नहीं छूटा। क्या छूटा आपका? बहुत कुछ छूटा, नौकरी छोड़ा, कई जगह से भगाया भी गया। अच्छा। कि आप नहीं कर सकते, और कई जगह तो मुझे मन भी नहीं था कि मुझे नौकरी करना है, क्योंकि नौकरी इन द सेंस कि मैं पढ़ाई भी किया, मास्टर डिग्री किया चेन्नई से। आपकी शिक्षा क्या है? हाँ, चेन्नई से मास्टर डिग्री किया, तो उसके बाद से MBA किया मैंने। MBA किया? हाँ, उसके बाद पहला पोस्टिंग था मेरा, पहला इंटरव्यू हुआ था जिंदल में, JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग लिया। सिर्फ ट्रेनिंग लेने के बाद ज्वाइनिंग था, तो मैं गया ही नहीं। मैं नौकरी पे ही नहीं गया। दूसरा कोई होता तो नौकरी पे जाता, पर नौकरी से शुरू से ना पता नहीं, मुझे मन ही नहीं था कि नौकरी करना है। कभी कुछ मन? हाँ, बिजनेस का आइडिया आया 1-2 बार, पर वो भी घर वालों ने कहा कि नहीं, ये नहीं करना है। क्या था आइडिया? कि बिजनेस नहीं करना है। हाँ। तो वो बिजनेस घर वालों ने छुड़ाया। हाँ। नौकरी हमने छोड़ा, क्योंकि हमें नौकरी करना नहीं था। फिर ये कभी नहीं छूटा, लिखना कभी नहीं छूटा, कलम और डायरी से कभी रिश्ता नहीं टूटा। ये रहा जीवन में, ये तो हमेशा रहा, और उम्मीद करता हूँ कि ताउम्र रहे जब तक जिंदा हूँ। आप बिहार के रहने वाले हैं? या ओके। और बिहार जब लोगों के दिमाग में आता है, आज भी लोगों के दिमाग में वही अश्लील गाने,
वही शिक्षा को लेकर अभाव, नीतीश जी का राज रहा 20 साल तक, कैसे देखा आपने बिहार को? मैं बिहार को जब से देख रहा था, शुरू में मैंने देखा था तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी बिहार की। सच में बहुत दयनीय स्थिति थी। वो जंगल राज सारी चीज़ें आपके होश में ये चीजें देखा है? मैंने देखा है, और मैंने अपने होश में ही देखा है कि जिस गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ एक नर्स भी नहीं रहती थी, आज वहाँ 3-3 शिफ्ट में डॉक्टर रहते हैं। डेवलपमेंट का 3 ही रीजन है ना। हुआ है डेवलपमेंट, आप मानते हैं? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का 3 ही रीजन है ना, बिजली, सड़क और पानी। और तीनों पे हमारे नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बहुत ही, घर घर नल जल योजना, सड़क आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जो पहले था वो सड़क आज के समय में इतनी अच्छी सड़क है। और बिजली, मेरे होश में आया बिजली। आपके होश में? हाँ, मेरे होश में आया है। हम लोगों को लगता ही नहीं था कि हम लोग बिजली भी देखेंगे। अरे, पर बिजली आज के समय में 24/7, बहुत कम लाइट जाना। अब तो इन्वर्टर्स वगैरह सारे लोग लगा लिए हैं, तो आपको तो पता ही नहीं चलता है कि बिजली कब कटी या नहीं कटी, पता ही नहीं चलता है। बिहार का एक वर्ग ये भी है जो कह सकते हैं कि पलायन करता है, बेरोजगारी है, जो युवा है वो बेरोजगार है। कैसे देखते हैं आप इसको? परसेंटेज हर जगह बहुत हैं बेरोजगारी के, ऐसा नहीं है कि बस बिहार में तो बिहार में ही है। पर बिहार में मुद्दा बनाया गया ना कि कोई तो मुद्दा होना चाहिए किसी पार्टी या संगठन या किसी का भी आने का, कि हम कोई मुद्दा रखें। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जाने जाते हैं कि जितनी भी बिहार से ट्रेन जाती है सब, तो उसका एक रीज़न है कि बिहार में इंडस्ट्रियल एरियाज भी तो नहीं है, इंडस्ट्रीज भी नहीं है ना, कि जहाँ पे हमारे यहाँ के लोग बाहर ना जा सकें। वहाँ ठहरने का कोई रीज़न होना चाहिए ना। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम बाहर क्यों ना जाएं, हमें नौकरी मिलनी चाहिए ना, रोजगार मिलना चाहिए ना। नीतीश जी ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि कभी हमें युवाओं को भी? नहीं, नीतीश जी बहुत कुछ दिए, पर कार्यकाल जो बहुत चीजें बहुत बिगड़ी हो ना, तो उसे सुधारने में समय लगता है। एकदम सडनली कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो जाती है, और सडनली बिगड़ सकती है, पर बहुत जल्दी आप अच्छा कोई कार्य नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है। तो उन्होंने जितना दिन, जितना दशक उन्होंने रहा, बहुत कुछ सुधारा है उन्होंने, और आगे बिहार विकास की ओर है। हाँ बिल्कुल। सम्राट चौधरी जी आ चुके हैं, क्या लगता है कि सच में वो बिहार के सम्राट बन के दिखाएंगे? हमें लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था पहले से भी अच्छी होने वाली है। प्रशासनिक व्यवस्था, शराबबंदी? शराबबंदी तो एक तरह से कहें तो अगर राजस्व विभाग की तरफ से देखें तो एक गलत निर्णय था, पर अगर व्यक्तिगत, पारिवारिक, या मैं कहूँ तो कि पारिवारिक ही अगर वैसा देखें तो ये तो पूरे भारत में बंद हो जाना चाहिए शराब। लेकिन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो शराब से ही होता है। तो मैं बोला ना कि रेवेन्यू जनरेट करना हो, अगर राजस्व विभाग के अगर उससे देखें, कोषागार से देखें कि हमें रेवेन्यू जनरेट भी तो करना है, तो उसके लिए तो शराबबंदी ओपन होना चाहिए। पर अगर हम उसके बिहाफ पे ना देखें, एक हम सोशल एक्टिविटीज पे देखें, फैमिलीज पे देखें, तो ये चीजें पूरे भारत में बैन हो जाना चाहिए मदिरा। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना, क्या ये सही डिसीजन था? पहली बार भाजपा अपने कैंडिडेट को लेके आई है। हाँ। बहुत बड़ी बात है कि बिहार में ऐसा नहीं हुआ पहले। बिहार में 2 ही लोगों का शासन रहा है, राजद और जदयू। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई भाजपा का बीजेपी कैंडिडेट शपथ ग्रहण किया, तो अच्छा है, और बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा करेगी। आपको लगता है नीतीश सरकार से बेहतर होगा? उम्मीद तो मैं करता हूँ, होगा या ना होगा ये तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, बिहार से है तो कहीं ना कहीं एक चीज दिमाग में आता है, पकड़ुआ शादी। ये आपने भी सुना होगा, पकड़ुआ शादी। कभी आपको लगा कि आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की गई हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो सर्टेन एरियाज हैं। अच्छा, एरियाज है वो? हाँ, वो हर जगह नहीं है। मैं तो जहाँ से आता हूँ, मैं 1 किलोमीटर बैक साइड आऊँ तो मैं यूपी में आ जाता हूँ। अच्छा, आप मतलब बॉर्डर पे हैं हम। देवरिया नहीं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, हाँ, और सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान, हाँ हाँ, ये बॉर्डर एकदम बिल्कुल बॉर्डर है। हाँ। तो वो जो चीजें होती थी पहले, होती थी वो बेगूसराय मुंगेर साइड में, अरे वो उधर बहुत
अभी भी है? क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हैं उधर, अभी भी है? अब मुझे उतना आइडिया है नहीं वहाँ का नहीं वहाँ का आइडिया है नहीं कि वहाँ इतना सारा कुछ होता है अब कि नहीं होता है। पर एक दो फ्रेंड था मेरा बेगूसराय का, जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था हाँ। चेन्नई से, हाँ। तो वो बताता था कि ऐसा पहले होता था। जैसे कोई लड़का अगर होनहार निकला, हाँ। कोई बढ़िया नौकरी पा गया, हाँ। तो उसे लोग वहां से अगवा करके ले जाके और शादी करा देते थे। उस लड़के को, उस लड़के की शादी हो जाती थी। अब कहाँ जाएगा बंदा, वो तो शादी हो गया। और शादी ऐसी पवित्र चीज है कि इसमें जो भी लोग धरातल से जुड़े हैं ना, वो शादी से विमुख होना नहीं चाहते हैं। आपने शादी की बात की, तो ये भी आपके इंस्पिरेशन जर्नी में हमें पता चला कि आपकी वाइफ का काफी सपोर्ट था, क्योंकि आप ऐसे डेप्थ में जा चुके थे जहां से आदमी निकलता है तो शायद वो उस बांस की लकड़ी पे लेटा हुआ मिलता है। जो व्यक्ति कुछ गलत करता है ना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है जो फ्रंट ऑफ यू, जो बैठा रहता है और जो उसको स्वीकार करता है। मैं कर रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं चलता है, मैं गुस्से में करूँ या एडिक्शन में करूँ, पर मेरे वाइफ का सपोर्ट ना बहुत ज़्यादा, उसने जो आई थिंक मुझे लगता है कि उसके जगह कोई और होता तो वो। आपकी वाइफ आज यहाँ मौजूद भी है और आप देखिए वो यहाँ पे मौजूद है अपने पति का सपोर्ट करने के लिए, वो यहाँ आई हुई है। और बड़ा ही अच्छा मुझे लगा, अभी हम उनसे बैक कैमरा बात कर रहे थे तो उन्होंने भी अपना बताया कि वो एक डांस टीचर थी गोरखपुर में, और उन्होंने अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर रही थी मुझसे। तो मुझे पता चला कि मैंने आपसे कहा ना कि आप ऐसे डेप्थ में थे, मैं चाहूँ कि आप वो स्टोरी बताइए कि आप कहाँ से निकले उस डेप्थ से। ओह माय गॉड, इसे बोलते हैं नशा का एडिक्शन। हाँ। मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, जब मैं इन सब मतलब नशा में जब मैं एंटर किया था। कहाँ से लगी थी ये लत आपको? दिल्ली से। पहली बार नौकरी लगी थी कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किसके साथ मैंने पहली बार ड्रिंक की, क्योंकि मैं बदनाम, मुझे लोग क्या टैग करेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि उस बंदे को लोग टैग करें कि अरे वो भी, अरे मैं तो उनको जानता ही नहीं था, बहुत अच्छे हैं। पर ऐसा नहीं है, किसी को जज मत किया करो। हाँ। जज कभी भी आप प्रेजेंस में क्या हो ना, उसके बिहाफ पे जज करो। ये तो प्रभु श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं किसी को जज उसके बैक टू द पास्ट या फ्यूचर से नहीं करता हूँ, मैं हमेशा जज वो प्रेजेंट में क्या है। तो ऐसा लगता है ना कि मैं बता सकता हूँ अपनी स्टोरी, तो कोई मुझे जज करे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बंदा अपने बारे में इतना सच बोल सकता है ना, वो स्वीकार किया है, समझा है, सुना है, तब बोल रहा है। और ये बहुत बड़ा एडिक्शन रहा है बहन। कैसे छूटा ये एडिक्शन? क्योंकि मैंने कहा ना कि इंसान वहां से निकलने के बाद बांस की सीधे वो उस लकड़ी पे ही नजर आता है। तो आप तो आज एक लेखक के रूप में आज हमारे साथ मौजूद है। उसमें भी बीवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीवी सपोर्टिव है आपकी? बोलती रहती थी कि घर का मुख्य दीवार ही अगर गिर जाए तो मकान की कोई औधा नहीं रह जाता है। जो इस घर को आगे लेके जाना वाला है वही अगर गिर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ना कि हर रोज मैं भी कहीं ना कहीं अपनी नज़र में गिरता था। अरे जब मैं नशे में रहूं, कोई व्यक्ति नशा में रहता है तो शायद ना गिरे, उस वक्त तो उतने वक्त तो ना गिरे, पर नशा तो उतरता ही है ना। तो नशा उतरने के बाद कहीं ना कहीं मैं हर रोज अपनी नज़र में गिरता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मेरे मम्मी पापा मुझे मतलब एक बहुत ही छोटे से गांव से और बहुत ही छोटे से परिवार से अगर उन्होंने मुझे लखनऊ से एजुकेशन दिलाया, फिर चेन्नई से अगर दिला रहा है, तो ये एक सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ें मुझे हर्ट करती रहती थी कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, नहीं। तो मेरे अंदर से भी आवाज़ आती थी कि नहीं ये गलत है। पर क्या होता है ना कि कभी कभी आप एडिक्शन में ना आप निकल नहीं पाते हो। जब निकलने की कोशिश करते हो ना तो कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप निकल नहीं पाते हो। पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर पकड़े हम हैं तो छोड़ना भी हम ही को है।
इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। मैं एडिक्शन में था, मैं अपनी वजह से था, और मैं इससे दूर हुआ तो भी इसमें अपनी वजह से दूर हुआ। घर वाले सारे लोग मुझे मना करते रह जाएं, जब तक मैं ना चाहूं तब तक छोड़ नहीं पाता। तो इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई एडिक्शन में है, और शराब उसके लिए है ना, देखो मैं शराब को गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो शराब डेली पीते हैं, बहुत अच्छे हैं, आप पता भी नहीं चलेगा, वो मदिरा का सेवन करने के बाद आपसे इस तरीके से बात करेंगे, उतना स्पिरिचुअल तो आप ऐसे नॉर्मल स्थिति में भी नहीं रहोगे, वो इतने स्पिरिचुअल हो जाएंगे। शराब मतलब गलत भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। शराब उसके लिए है ना जो सिर्फ पीने के बाद महके, ना कि बहके। ये आपने बड़ी लाइन कह दी। हाँ, जो पीने के बाद सिर्फ महके, हाँ। ना कि बहके। अगर जो बहक रहा है ना, उसके लिए शराब नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहकते थे कि महकते थे? मैं दोनों होता था। आप दोनों होते हाँ, थे? दोनों होता था। मैं बहकता भी था और बहुत ज्यादा महकता भी था। हाँ। उस बीच क्या था, बीवी का रिएक्शन क्या था जब आप ड्रिंक करके घर आया करते थे? तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर वो मुझे सही है ना, अगर वो मुझे स्वीकार की है उस रूप में ना, तो ऐसा लगता है कि ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। कि उसने जब तब नहीं छोड़ा ना, तो अब तो कोई बनता ही नहीं है, अब तो बस महादेव ही ले जा सकते हैं। अच्छा, अभी भी देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिसमें चाहे हम सोनम की बात करें जिसने अपने पति को काट के ड्रम में भरा था, अरेंज मैरिज थी उस लड़की की, बॉयफ्रेंड के चक्कर में किया था। ऐसी तमाम सारी लड़कियां हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन खबर आती रहती है, जो अच्छे खासे पति को जो अच्छा खासा कमा रहा है, बस प्रेमी के चक्कर में उन्होंने ऐसा गलत कदम उठा लिया। कभी ऐसा सिचुएशन आपके साथ कभी लगा हो कि मेरी बीवी छोड़ के चली जाएगी मुझे या डिवोर्स दे देगी, कभी कुछ? नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ, कभी नहीं। लोग भारतीय नारी, हाँ, कभी मैं ये नहीं सोचा, मैं सच बता रहा हूँ। ये मैं ऐसा लगे कि मैं एकदम बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि वो मुझे छोड़ के जाएगी। हाँ। कभी नहीं। कभी डर नहीं लगा आपको? कभी भी डर नहीं लगा मुझे, कितना भी मैं उत्पीड़न का शिकार करूँ ना उसको, चाहे कुछ भी बोलो। आपने उत्पीड़न किया था? हाँ, मतलब मैं अगर एक पति पत्नी के बीच अगर देखो प्रेम है, ये तो घरेलू हिंसा का रूप हो गया। नहीं, झगड़ा प्रेम दोनों होता है ना, तो ऐसा नहीं है, चलता है सबकी लाइफ में, ऐसा थोड़े बहुत नोक-झोंक होते हैं, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा बैलेंस किया चीजों को। हाँ, वो कि छोड़ के जाएगी, ऐसा नहीं लगा, कभी नहीं लगा। अगर ऐसा लगता तो मैं पता नहीं। आपकी जो पहली कविता थी, हाँ, वो कब और आपने क्यों लिखी? मेरी पहली कविता, मैं बहुत टूटा था और मैं आज तक वो कविता न मैं अपनी बीवी को सुनाया हूँ और ना ही मैं किसी के सामने बोला हूँ। आज मैं चाहूंगी वो कविता आप ऑन कैमरा जरूर बताएं, क्योंकि आपके पास ये पूरी, मुझे लगता है आपने पूरी अपनी बुक यहाँ प्रेजेंट की है उस कविता को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, वो कविता मैं सुनाना चाहूँगा क्योंकि वो मैं अपने जीवन पे ही लिखा हूँ। पहली कविता तो नहीं कहेंगे, पर वो मुझे मोटिवेट करती है कविता। ऐसा दौर था ना एक कि जब मुझे लगा कि किससे लड़े हम, किसको किसको समझाएं, और किसी को नहीं समझा सकते अपने अलावा। बदलाव कर सकते हैं तो अपना कर सकते हैं। तो मैं लिखा था कि बात बनाऊं या इतराऊं या समझाऊं खुद को, या मैं तेरी जुल्फ सवारूं या संवारूं खुद को। मतलब प्रेम करूं या तुझे प्रेम करूं, तुझे संवारूं या खुद को संवारूं, समझ में नहीं आ रहा है। बात बनाऊं या इतराऊं या समझाऊं खुद को, या मैं तेरी जुल्फ संवारूं या संवारूं खुद को। बस दुनिया की ताने और आवाज सुनाई देते हैं, अब इनको मैं समझाऊं या झूठ बताऊं खुद को। क्या बात है। अब ताने माने मतलब सारी चीजें हो रही थी जीवन में, जो एक होता है ना वर्स्ट कंडीशन में, वो सारी चीजें हो रही थी। और मैं लिखा था कि अब तो ऐसी हालत में है, क्या बतलाऊं लानत में है। सब्र का दामन टूट रहा है, सब कुछ जैसे छूट रहा है। क्या बात है। माँ का आंसू सूख चुका है, सारे गहने बिक चुका है। सारे गहने वापस लाऊं या फिर लाऊं खुद को। न कहते हैं ना कि किसको लाएं, क्या जरूरी है। हाँ। जो बिका है वो जरूरी है या जो बिक रहा है वो जरूरी है। आप फैसला नहीं कर पाते हो उस समय कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है। फिर मैं लिखा था कि पापा मेरे थोड़े से बुजुर्ग हैं, कि पापा भी अब सोते हैं, बस खालीपन में रोते हैं बस।
पापा भी अब सोते हैं बस, खालीपन में रोते हैं बस, कहते हैं कि मुझको छोड़ो मेरा क्या है जी लूँगा, पर पापा मैं तुझको छोड़ूं या मैं छोड़ूं खुद को। किसको छोड़ूं? दोनों की स्थिति एक ही जैसी है। पत्नी भी अब रूठ रही है, अंदर अंदर टूट रही है, बैठे बैठे रोती है बस, तड़प तड़प के घूट रही है, कहती है कि तड़पाओ ना ये सहन ना होगा अब, पर इसको मैं तड़पाऊं या मैं तड़पाऊं खुद को। किसको? ये खुद को, ये मेरी टाइटल है कविता का। और बच्चे भी हो गए हैं, उनको भी लाना था कविता में। बच्चों को कुछ पता नहीं है, इनकी तो कुछ खता ही नहीं है, इनको क्या पता है। बच्चों को कुछ पता नहीं है, इनकी भी तो खता नहीं है, कहते हैं कि ठीक करूँगा मुझको बड़ा होने दो पापा। बच्चे कहते हैं कि ठीक करूँगा मुझको बड़ा होने दो पापा, अब इनको मैं बड़ा करूँ या बड़ा करूँ मैं खुद को। किसको बड़ा करूँ? अब खुद को बड़ा करूँ या बच्चों को करूँ? फिर मैं, जब ये ज्ञान आया, समझ आया, तो मैं लिखा अपने लिए कि अब तो कुछ मैं सीख रहा हूँ, अब तो कुछ मैं सीख रहा हूँ, कैसा हूँ मैं दिख रहा हूँ। ज्ञान लेखनी और ग्रंथों से अब तो खुद को सींच रहा हूँ। तब मेरा स्टार्ट हो गया था जर्नी। बहुत हुआ मैं रीझ चुका हूँ, अब तो सब कुछ सीख चुका हूँ, अब मैं इनको बड़ा करूँगा और करूँगा खुद को। क्या बात है। ये प्रण था मेरा, और ये मेरी कविता है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जो आपको मोटिवेट, जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है। हाँ। मतलब मेरी स्थिति परिस्थिति सारी चीज़ें इससे जुड़ी है। हाँ। अच्छा, एक लेखक में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? आइडिया या फिर शब्द चुनना? शब्द चुनना। क्यों? शब्द में कहते हैं ना कि शब्दों में वजन होता है। आइडिया आपके पास बहुत आते हैं, हाँ, पर आइडियाज आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो आपको रूह तक छू जाते हैं। तो कोई भी कार्य बहुत सिंपल हो जाए ना तो अट्रैक्टिव नहीं होता है। हाँ। तो जब शब्द आते हैं ना कविता में तो अट्रैक्टिव हो जाता है, उसमें वजन आ जाता है। और जब आप कविता करना शुरू किए, लेखक की शुरुआत की बनना, कभी रिश्तेदारों की तरफ से ये नहीं आया कि यार क्या कर रहे हो तुम, ये सारे फालतू काम है, कुछ बढ़िया करो, बेहतर करो, पैसे कमाओ? कभी ऐसा हुआ? एक लोग होते तब ना, एक लोग नहीं थे? बहुत लोग। वो गाना नहीं सुनी, किस किस का नाम लूं मैं, हाँ। मुझे हर किसी ने मारा। तो बहुत लोग, और काफी शुरुआत में तो गांव से ही लोग फेक आईडी बना बना के गालियां भी देते थे। अरे, फेक आईडी से, और गलत गलत कमेंट का प्रयोग भी होता था वीडियोस पे। और तो मैं वो नहीं देखता था। आपको मोटिवेशन चाहिए ना, तो ये गाली और इनके बातें सुन लो। बेस्ट मोटिवेटर ये है। हाँ, बस यही काफी है व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। पर रिश्तेदार अच्छे होते हैं यार। एक चीज मैं कहना चाहूंगा किसी भी बच्चे के लिए जो अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा है ना, हाँ, वो रिश्तेदारों को सुने, मोटिवेट हो जाएगा। रिश्तेदारों की गालियां सुने। बहुत सारे टैलेंट तो इस बात से दब के रह जाते हैं ना, हाँ। कि वो रिश्तेदार का सुने ही नहीं। वो इतना प्रेम मिल गया कि वो दब गया। इसीलिए हाँ, होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कविता शेयर करने का ये जो आइडिया था वो कहाँ से आया? यार मेरी पत्नी बताई। सोशल मीडिया पे? हाँ, मैं बड़ा संकोची व्यक्ति हूँ। मैं लिखता तो था, मैं हमेशा बोलता था कि अब मैं करूँगा, अब मैं करूँगा। तो बोलते थे यार आप ऐसे ही करते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ। नहीं मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा, ऐसे ऐसे। फिर मैं क्या किया, लिखता तो था पर लिपसिंग जो नहीं होता है, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे करना, तो वो स्टार्ट किया। और धीरे धीरे मैं अपने कोट्स अपने वॉइस में जब मैं लाया तो लोग बहुत ज्यादा जुड़ने लगे मेरे से। मतलब व्यूज जाने लगा, लाइक आने लगा, कमेंट आने लगा, कुमार विश्वास साहब का आने लगा। हाँ, सारे लोगों का मतलब लाइक आ रहा है ना, तो फिर ये चीजें बहुत अच्छा है ना। फिर बढ़ता चला गया, धीरे धीरे लिखता चला गया और भी सारी चीजें। कोई ऐसी कविता जो आपकी लाइफ को चेंज कर गई हो? श्री कृष्ण। थोड़ा सुनाइए उस कविता को। हाँ, वो कविता मैं लिखा था, सर्वश्रेष्ठ है जी। वृक्ष में मैं पीपल हूँ, भाव से मैं शीतल हूँ, ग्रंथ में मैं गीता हूँ, नारी में मैं सीता हूँ, ज्ञान में ज्ञानवापी हूँ, धाम में मैं काशी हूँ, सुदामा का मैं साथी हूँ, यूं तो ब्रिजवासी हूँ। क्या बात है।
दैत्य का विनाशी हूँ, ब्रह्म में अविनाशी हूँ, धर्म का मैं मित्र हूँ, खुशबुओं में इत्र हूँ, धूप का मैं छाँव हूँ, डूबते का नाव हूँ, चेतना को जो जाने में उस कवि का भाव हूँ। मेरे जैसे जो कवि हैं, लेखक हैं, उन सब के भाव हैं प्रभु। मैं तुलसी का भी दास हूँ, अज्ञान कालिदास हूँ, तर्कसों का तीर हूँ तो दास में महावीर हूँ। धारी में मैं चक्र का और अंग अष्टावक्र का, मैं हर उस कार्य में श्रेष्ठ हूँ। अष्टावक्र जी महाराज ज्ञान की पराकाष्ठा, उतना ज्ञानी इस धरा पे कोई नहीं हुआ, बहुत ज्ञानी। धारी में मैं चक्र का और अंग अष्टावक्र का, मैं काल का विनाश हूँ, मैं नाथ जगन्नाथ हूँ। क्या बात है। पीड़ा का मैं अस्क हूँ। जो पीड़ा होता है व्यक्ति के अंदर, तो अस्क निकलता है ना, उसका आखिरी क्या होता है, अस्क ही होता है ना, कि वो आंसुओं से प्रेजेंट करता है। पीड़ा का मैं अस्क हूँ तो राख में मैं भस्म हूँ। भस्म इन द सेंस कि उससे बड़ा राख कुछ नहीं है ना, जो महादेव के ऊपर ही समर्पित होता है। प्रेम का मैं आधा हूँ, जो पूर्ण हूँ तो राधा हूँ। ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा टच करता है कि प्रेम का मैं आधा हूँ, जो पूर्ण हूँ तो राधा हूँ। मीरा के मैं धुन का तो सारथी अर्जुन का, पंचाली का मैं ढाल हूँ, ले देख मैं महाकाल हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार। मतलब ये बहुत पिंच करती है लाइन। हाँ, और आगे कि मैं हर जगह में वास हूँ, प्रहलाद का विश्वास हूँ। संतों का मैं खास हूँ, हाँ मैं ही सोमनाथ हूँ। पूजा हूँ मैं देव का, मैं रूप महादेव का, मैं चंद्रमा का माथ हूँ और मैं ही बद्रीनाथ हूँ। क्या बात है। नगर में हूँ मैं द्वारिका, नगर में हूँ मैं द्वारिका तो वस्त्र हूँ मैं नारी का, और राष्ट्र में मैं हिंद हूँ, ले देख मैं गोविंद हूँ। और लास्ट का जो 4 पंक्ति है ना, कि मैं एक होके जोड़ता वो एक मैं रामायण हूँ। रामायण प्रभु जो त्रेता था ना, उसमें राम सबको जोड़ने का काम किए, सबको जोड़ने का, कुछ उसमें तोड़ने वाली बात या धर्म विमुख बात कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। तो कहते हैं कि मैं एक हो के जोड़ता वो एक मैं रामायण हूँ, जो तारता हो युद्ध को लो देख मैं नारायण हूँ। युद्ध को कौन तारता है महाभारत के युद्ध में? नारायण स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण। तो ये कविता मुझे बहुत ही मतलब बहुत पसंद आता है, और श्री कृष्ण ही लिखने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ शायद, आई थिंक अब ऐसा लगता है। अच्छा। क्योंकि मेरी जितनी भी कविता है ना, मेरा एक मोटिव है, हर एक कास्ट से मैं श्री कृष्ण ही लिखवाऊंगा। अच्छा। मैं श्री कृष्ण का ही वर्णन कराऊंगा। मैं एक कविता लिखा हूँ कृष्ण, कुंती और कर्ण, जिसमें कर्ण पहले अपने बारे में बताते हैं, फिर माँ कुंती के बारे में बताते हैं, और फिर जो लास्ट में बताते हैं वो प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। ओके। मैं एक लिखा हूँ महर्षि बर्बरिक, अभी हाल ही में कविता, अभी वो मैं कविता सुनना भी चाहूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। वो कविता मैं लिखा हूँ, उसमें मैं श्री कृष्ण ही लिखवाऊंगा, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण। हाँ, उनके बाद, उनके ना बाद कुछ है ना उनके पहले कुछ है। और महादेव और राम, बिना महादेव के, कहते हैं ना कि अगर आप महादेव के भक्त हैं ना, हाँ, तो महादेव वहां तक आपको जरूर लेके जाएंगे। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं ना, तो वाया महादेव ही आप आए हैं। बिना महादेव के आशीर्वाद या संरक्षण के आप श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। मैं लिखा हूँ, खुद ही लिखा हूँ कि मैं, मेरे कृष्ण और महादेव के कृष्ण। आपने लिखा है? हाँ, कि मैं और मेरे महादेव के कृष्ण दोनों अलग अलग हैं, चीजें अलग है। हाँ। और राम, राम वो तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर कुछ अवतार में कुछ चीजें रह गई थी, जिसके लिए प्रभु श्री कृष्ण को आना पड़ा, और वो संपूर्ण अवतार था। क्योंकि ना वो युग था, द्वापर युग में छल कपट धोखा ये एंटर कर चुका था इस युग में, तो इस हिसाब से तैयार होके आना भी था। तो हाँ। त्रेता में ये सब नहीं था, त्रेता में त्याग था, एक दूसरे के लिए त्याग। पर द्वापर में स्वयं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनों का त्याग। पर द्वापर में, त्रेता में अपनों के लिए किसी चीज का भी त्याग। ये दोनों अंतर है। त्याग वहां भी था, त्याग यहां भी था, त्याग वहां स्वार्थ का था त्रेता में, और द्वापर में अपनों का था।
आपको कभी ऐसा लगा कि आप एक बेस्ट मोटिवेटर स्पीकर बन सकते हैं? नहीं, मुझे मोटिवेशनल, मैं पता है मैं सिंपल बात बताता हूँ ना कि मुझे लिखने का शौक है। हाँ। मैं चाहता हूँ ना, मैं लिखता रहूँ। अगर कोई मेरी कविता पढ़ना चाहे ना तो मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े। नहीं कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट होने का भी वो नहीं है, पर मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह ये सब मेरे में इतना सामर्थ्य है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँगा, मोटिवेशन की ज़रूरत उसे है जिसे बेड से उठाना हो। जीवन में उठने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि बैसाखी पैरों को सहारा देता है, जीवन को नहीं। जीवन में उठना है ना तो व्यक्ति को स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। बैसाखी से आप चल सकते हो ना, आप पैरों को सहारा दे रहे हो, पर जीवन पैर नहीं है ना। जीवन में उठने के लिए और कार्य करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इतना मोटिवेशन की जरूरत पड़े कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। अरे कुछ नहीं यार, अपनी परिस्थिति देखना, अपने घर का तू अपना परिस्थिति देखना, ले किसी और मोटिवेशन की जरूरत है? निकलना नहीं चाहेगा तू, अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं आना चाहेगा, यही रहना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, बाहर आओ। तो बाहर आने के लिए आप बस इतना जान जाओ कि मुझे यहाँ से बाहर आना है ना, तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अकेला खुद में काफी है। हाँ काफी है। मैं किसी से मोटिवेट नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं मोटिवेट हुआ हूँ तो मैं ओपनली बता रहा हूँ कि मेरे लिए श्री कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ आज तक। अचानक से ऐसी लाइफ कहाँ टर्न हो गई आपकी कि श्री कृष्ण को आपने अपना इंस्पिरेशन मान लिया? प्रेमानंद महाराज जी को मैं सुनता था। अरे उनका नाम आते ही हाथ जोड़ना बनता है। प्रेमानंद महाराज जी को मैं तब से सुनता हूँ जब उनकी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे एकांतिक वार्तालाप आता था। जब उनको बहुत कम लोग जानते थे, मतलब एक तरह से कह सके तो उनको गांव में तो कोई नहीं ये जानता था। तो अगर मेरे गांव में अगर कोई पहला व्यक्ति जाना प्रेमानंद महाराज जी को तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं आधुनिक चीज़ों से भी काफ़ी जुड़ा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता रहता हूँ, अपडेट होता रहता हूँ, क्योंकि शिक्षा भी ऐसी रही है कि अपडेट हो जाना वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता हूँ, मैं अपडेट हो जाता हूँ। तो मैं उनको सुनता था। महाराज जी जो एकांतिक वार्तालाप में बोलते थे ना, शुरू से ही उनको मैं सुनता था। मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे आराध्य हैं वो। मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, महादेव को। सच में वो मुझे करे या ना करे, बहुत लोग ये कहेंगे कि अरे महादेव को ये बहुत प्रेमी हुए हैं। वो मुझे करे या ना करे, मैं ये कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ कि वो करे या ना करें, पर मैं उनको बहुत करता हूँ। वो एक मैं नर्मदा से वो नर्मदेश्वर लिंग भी, मैं शिवलिंग भी लेके आया हूँ। तो मेरा भाव कैसा रहता है ना उनके प्रति, मेरी बेबी भी, मेरे सारे घर के लोग जानते हैं, मैं जब नहाऊंगा तभी उनको नहलाऊंगा। अच्छा। मैं कोई कहेगा हंसेगा ना, मैं जब चंदन करता हूँ तभी उनको भी चंदन करता हूँ। मैं जो ना करूँ उनको भी नहीं करने देता हूँ। ये मेरा भाव रहता है। मैं जो करूँगा तो ही आप करेंगे। मैं खा रहा हूँ तो आप खाएंगे, मैं नहीं खा रहा हूँ आप नहीं खाएंगे। अरे फिर मैं महादेव के साथ आप एक कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं अगर मेरे पास है तो आप ले लीजिए। हाँ। बाकी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं क्या बोलते हैं सारी चीज़ें छोड़ के, नहीं, वो भाव रहना चाहिए व्यक्ति को। भाव अच्छा हो ना, आपका दैविक गुण जिसे कहते हैं ना कि उसमें सात्विकता, जैसे दया, क्षमा, प्रेम, समता, सरलता, यही पुष्प है। इसके अलावा कोई पुष्प है नहीं। अगर आप चढ़ावा में कुछ दे सकते हो प्रभु को तो यही दो। अपने स्वच्छ मन में प्रभु श्री कृष्ण को उनको स्थापित करो और इन्हीं पुष्पों से उनको अर्जित करो। ये आपकी सबसे बड़ी पूजा है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी ये जो शायरियाँ हैं, ये जो कविताएं हैं, ये जो लाइंस हैं, वो कभी फिल्मों में भी इस्तेमाल की जा सकती थी? अगर इस्तेमाल होती तो कौन से सीन पे कौन सी कविता सूट करती? मेरा तो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कविता है। हाँ। पर मैं ऐसा नहीं है, मैं सारी कविताएं लिखता हूँ। वो कहते हैं ना कि मैं अगर श्री कृष्ण अच्छा लिखता हूँ तो मैं कुछ भी अच्छा लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखने का हुनर है ना मेरे में, तो मैं तो लिखूंगा। मुझसे अगर पौधा लिखवाया जाए तो भी मैं लिखूंगा।
गाली लिखवाया जाए तो भी मैं बाकी लोगों से बेहतर लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिखूंगा। बहुत लोग जो गालियां दे रहे थे उन्हें ये नहीं पता है कि अगर ये श्री कृष्ण इतना अच्छा लिख सकता है तो अगर ये गाली लिखेगा तो कितना अच्छा लिखेगा। तो मैं भी दे सकता था, पर नहीं, आपके विचार, आपके मनोवृत्ति, आपकी इच्छा किस में ज़्यादा रुझान करता है ये इस पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसी विचारधारा का नहीं हूँ। हाँ, पर मैं गाना लिखा हूँ। अच्छा, आपने गाने लिखे हैं? हाँ, मैं गाना लिखा हूँ, 1-2 रैप भी लिखा हूँ। एक दिल्ली के एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है जिनसे मेरा कंसर्न भी चल रहा है। ओके। उन्होंने कहा भी है कि मैं आपके साथ एक मतलब सॉन्ग जरूर करूँगा। तो मैं लिखा हूँ गाना। आपने वो रैप लिखा हो और अभी थोड़ा कुछ सुनाइए हमें, हम चाहते हैं, क्योंकि एक लेखक के मुंह से रैप सुनना थोड़ा अलग है। ये भाव ही अलग है बिल्कुल, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये मतलब होता है, मतलब कि ऐसा, मतलब सब लोग कहते हैं ना कि नहीं ये आप नहीं लिख सकते, पर नहीं। ऐसा कोई काम जो आपको कभी किसी ने कहा हो कि ये तुम नहीं कर सकते और आपने करके दिखा दिया हो? मेरे में पता है सबसे बड़ी ताकत क्या है मेरी? मैं, आप जो कर रहे हो ना, मैं करने लगूँ ना, मैं आपसे बेहतर करूँगा। मुझे सीखने की इतनी तलब है ना। मैं बहुत जल्द सीखता हूँ कोई चीज, बहुत जल्द। और मैं ऐसा सीखता हूँ, हाँ, मैं ऐसा सीखता हूँ ना कि मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आप परफेक्ट हो, डजंट मैटर, आप आ जाओ, आप मेरे सामने वो चीज करो और मुझे जितना समय आप लगाए हो मुझे उतना समय दो। अगर मैं आपसे बेहतर ना करूं तो मैं फील्ड छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैं वो रैप लिखा हूँ कि एक दिशा सूल में सूल बना, सारे सपनों को धूल बना, कुछ मोल तुम्हारा ऐसा हो, अपनों ना गैरो जैसा हो, सब साख तुम्हारे टूटे हो और भाग्य भी जैसे फूटे हो, एक कील उठा भूमि को रौद, कर्मों को दे कुछ ऐसा रौब, बाहों को तू सौभाग्य बना, जो सफल हो ऐसा राग बना, बस आग पिरो लो आंखों में, जुगनू सा चमको रातों में, चल जीवन का संगीत बना, गम को भुला के और गीत बना, कुछ अर्थ ढूंढ लो कर्मों का और ताल छेड़ दो धर्मों का, जो शब्द तुम्हारे तीखे हैं तो टेक लगा के ढाल बना, सब बनते हैं भीड़ों का भीड़, तू अपना एक भूचाल बना। पर ये सब संभव है स्वरूप रातों का दिन सा हाल बना, खुद को निकाल तू भीड़ों से, अदम्य रूप के कीड़ों से, ये रूप तुम्हारा बेहतर है, तू अपना रूप विकराल बना। शानदार। ये इसका शीर्षक है स्वयं। हाँ, आप निकलना चाहते हो ना? हाँ। तो मैं उस पे लिखा था कि करो ना, सब कुछ होगा, सब साख भी टूटेगा, तोड़े भी जाओगे, सब कुछ होगा तुम्हारे साथ, पर जो होगा, वो जो आने वाला होगा ना, वो बहुत ही बेहतर होगा। और हर एक व्यक्ति के जीवन में ना एक प्रोसेस जरूर होता है, एक संघर्ष जरूर होता है। बिना संघर्ष से आप गुजरे ना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आसानी से मिलने वाले जो भी सफलता होती है ना, उसके लिए मंडल कारा अनुमंडल कारा बना हुआ है, जिसे कारागार बोलते हैं, जो आसानी से मिल जाए। और जो आसानी से मिल जाए ना, वो कार्य अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता, और जो सही होता है वो आसान नहीं होता। ये विशेष ध्यान रहे। हाँ। मेरे हाथ से जब सब कुछ छूट रहा था ना, तो मैं लिख रहा था कि मेरे सफ़र की कहानी मैं जानता हूँ, आपने मेरा सिर्फ हंसना देखा है, मुझे भी पता नहीं कि मैं टूटा कब था, कलेजा टूटा है या कलेजा का फटना देखा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 लाइन आपकी कितनी भारी हो जा रही है। मतलब शब्दों से जो खेलना होता है ना, वो आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई खेल नहीं सकता है। उसके आगे का 2 लाइन, सफ़र में टूट कर हंसी का खंजर पाओगे। सफ़र में यदि टूट गए ना तो सब लोग हंसेंगे, तो हंसी क्या है? खंजर ही है। सफ़र में टूट कर हंसी का खंजर पाओगे, जीत गए तो खुशी में रोने का मंजर पाओगे। खुशी में रोने का मंजर यानी कामयाबी। हाँ। खुश में वो एक मंजर होता है। ये नाले तालाब नदियाँ सब के दायरे होते हैं, दायरा छोड़ के देखो बेऔकात समंदर पाओगे। क्या बात है, चलिए गुड। दायरे से बाहर निकल के देखो। समंदर में डुबकी लगाने वाले नदी और नाले में छलांग नहीं लगाया करते, और मैं समंदर में डुबकी लगाने वाला हूँ। क्या बात है। और मुझे चाहिए भी। मैं ऐसा खिलाड़ी ढूंढता हूँ ना, कोई भी, मतलब मेरे जो साथ मतलब जो मेरे साथ काम करे या कुछ भी करे,
मैं चाहता हूँ ना कि वो उसकी सोच समंदर जैसी होनी चाहिए, इतनी गहरी ना कि वो एक सर्टेन कार्य पे सीमित ना हो जाए कि मुझे इतने में ही संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट जल्दी होता ही नहीं, मुझे संतुष्टि इस मैटर में है ही नहीं। मैं एकदम गहरा समंदर, या डूब जाओ या तबाह हो जाओ, कुछ भी करो बेहिसाब करो, कुछ भी लिमिट में नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, मतलब लाइक मेरे गोशबम्स आ गए आपने जिस तरीके से ये कविता सुनाई है। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश कविताओं का ट्रेंड बड़ा चल गया है, उसमें बेस्ट आपके हिसाब से क्या है? हिंदी है। क्यों? हिंदी में इमोशंस है। एक व्यक्ति कोई जनरल भाषा में कोई भी अगर इंग्लिश में बात करता है, उसमें आपको कितना इमोशंस दिखता है? इमोशंस दिखता है, कनेक्ट हो पाते हो इंग्लिश में बिल्कुल नहीं हो पाते हो, कनेक्टिविटी नहीं होती है, वो इमोशंस नहीं मिलता है उसमें। पर हिंदी में क्या है ना, जब आप बोलते हो ये, इसमें आप रमे हो, इसी में आप पले बड़े हो, तो आपके भाव, आपकी एक्टिविटीज सब कुछ हिंदी के मुताबिक होता है। इसलिए, और हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा टफ है। किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाए ना, कि अगर कोई बोले कि मैं हिंदी संपूर्ण जानता हूँ, मैं बोलता हूँ एक एप्लीकेशन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख के लाओ, और आप अपनी छुट्टी का, मतलब कि जैसे कॉर्पोरेट में हो या बैंक का कोई अगर खाता भी अकाउंट ओपन कराना हो, आप शुद्ध हिंदी में लिख के लाओ, उसमें एक वर्ड इंग्लिश नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी मिला कोई? मतलब मैं खुद लिखता हूँ, मैं हिंदी मतलब लिखता हूँ। मैं एक बार लेके गया था बैंक में, मेरा SBI का अकाउंट ओपन कराना था, तो मैनेजर साहब बहुत देर तक देखे, कहे ये कौन लिखा है? मतलब मैं लिखा, तो अच्छा लगता है। मैं हिंदी प्रमोटर हूँ। आप हिंदी को प्रमोट हाँ, मैं इंग्लिश को, मातृभाषा को, हाँ मातृभाषा को। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए। कल के डेट में मेरा अब्रॉड में शो हो, आउट ऑफ कंट्री हो, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। डेफिनेटली, क्योंकि भाषा जस्ट लाइक ए वेंडर, हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू अनदर पर्सन, कि हम अपनी क्या बोलते हैं उसको, शब्दों को पहुंचाने का एक वेंडर है, जस्ट लाइक कि एक धावक है। इससे ज़्यादा मैं भाषा को तवज्जो नहीं देता हूँ। आपकी बातचीत के दौरान देखिए नाचो जी ने भी कितना प्यारा हमें जो है वो प्रेजेंट किया है अनियन रिंग्स के साथ में। एंड यहाँ पे बहुत प्यारा एक रोज़ बना हुआ है मुझे लग रहा है, और ये भी एक तरीके का कह सकते हैं कला ही है जो इन्होंने किया है नाचो जी की तरफ से। तो आप हमारे गेस्ट हैं आज के, और मैं चाहूँगी कि आप टेस्ट करके इसको बताएं, इसके रिव्यू को दें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सुबह से हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं जो सुबह से आपका वेट कर रहे थे, अच्छा, देन उसके बाद आप यहाँ आए और आपकी खातिरदारी में लग गए। मास्टर शेफ कौन है यहाँ के? मेल है या फीमेल है? मेल है ना, ज्यादातर मास्टर शेफ मेल ही होते हैं, फीमेल नहीं होती है, जबकि फीमेल खाना सबसे ज्यादा बनाती है ना। पर मास्टर शेफ मेल ही होते हैं। हाँ, तो यहाँ के भी मास्टर शेफ मेल ही है। आप टेस्ट करके जरूर बताइए, देन हमारी बातचीत चालू रहेगी। मैं आपकी जर्नी का एक पार्ट और जानना चाहती हूँ। आपकी वाइफ का बहुत रोल रहा है आपकी लाइफ को मोटिवेट करने के लिए। जब भी आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, सबसे पहला जो नाम है वो क्या आता है, किसका आता है दिमाग में? मुसीबत के वक्त में तो पहला नाम प्रभु श्री कृष्ण का आता है। हाँ। दूसरा नाम परिवार में बीवी है, हाँ। माँ है, हाँ। बच्चे भी आपके हैं? खैर, इस सवाल से पहले ये बता दें कि ये बहुत ही टेस्टी बना है। क्या बात है, हमारे गेस्ट को पसंद आ गया। अब क्या ही चाहिए? बहुत ही टेस्टी। मैं सच में, मैं जो बाहर की चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ। आप मेरी बीवी से भी पूछ लेना, मैं घर में जो बनता है ना वही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। पर ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा। आप रेटिंग कितना देना चाहेंगे हमारे नाचो जी को? कितना रेटिंग है? जो रहते सर। आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10? 10 आउट ऑफ 10। ओके, थैंक यू सो मच सर। इसमें एक फ्लेवर आ रहा है। मैं लखनऊ था ना जब, तो
एक डिश खाता था मैं, फ्रेंकी, फ्रैंकी। उसके साथ एक विनेगर देता था वो मुझे, विनेगर सॉस कह हाँ। सकते हैं। विनेगर सॉस देता था, तो उसका मुझे साइड बना चाहिए। टेस्ट फ्लेवर आ रहा है इसमें। इसमें पूरा हाँ, नहीं, फ्रेंकी का। फ्रैंकी का हाँ, बहुत ही अच्छा बना है, फ्रेंकी का बहुत ही जो- अच्छा बना है। यार ये किस चीज़ का बना है? ऑनियन है सर। ओनियन? हाँ, अरे ये यार, रिंगा रिंग ऑनियन है। जिसका name- यार मेरी बीवी को बता देना, ये जरूर सर। बता देना यार कैसे बनता है। पर मैं यानी आपके घर के मास्टर शेफ आपके वाइफ हैं? मेरे घर का मैं हूँ। आप खुद हैं? मैं कहा तो, मैं खाना भी अच्छा बनाता हूँ, कविता भी लिखता हूँ। ऑलराउंडर हैं आप तो। हाँ, मैं खाना भी, मैं अपनी बीवी से अच्छा खाना बनाता हूँ। भाभी ऐसा है? एग्री कर गई वो। नहीं, पर कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छा बनाती है। हाँ। कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छा, मैं उसको बोलता हूँ अच्छा, प्रेफर आपकी करता लव स्टोरी का क्या सीन है? क्योंकि जो आजकल की लव स्टोरियां हैं वो तो लव स्टोरी कम और कुछ और ज्यादा बन चुकी है। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे जो आज का हमारा यूथ है? इस सृष्टि में जितने भी मैरिज है ना, बिना लव के नहीं है। बिना लव के कुछ हो सकता है क्या? नहीं है ना। प्रेम तो कहीं ना कहीं होगा तभी तो। और आजकल तो हमें नहीं लगता है कि, आजकल तो हर शादियाँ कोई अगर करके आ रहा है बातचीत, उसके पहले लड़का लड़की बात करने लग रहा है। प्रेम तो उस समय भी हो जा रहा है। लेकिन जो डाइवोर्स हो रहा है वो डाइवोर्स तो इच्छाओं पे डिपेंडेंसी हो गया है, बहुत ज़्यादा इच्छाओं के अपने बस में आना, अपेक्षा रखना। कुछ चीज़ें हैं जो अपेक्षा नहीं रखी जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो निभाई जाती हैं। शादी एक यात्रा है, एक जर्नी है। हाँ। सिर्फ एक ये संबंध नहीं है कि ये शादी हो गया, नहीं, ये एक यात्रा है और ये लंबा होता है यात्रा में, जाना ही चाहिए। मोस्टली सबको वहाँ तक तो जाना ही चाहिए अगर आपने शादी किया है तो। और रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा मर्यादा में रहना चाहिए किसी को भी। हाँ, मर्यादा जो है ना। आजकल का यूथ है रिलेशनशिप को दो वे में देखता है, एक लिविंग रिलेशनशिप भी देख रहा है। आपके हिसाब से व्हाट अबाउट लिविंग, आप क्या सोच रहे हो लिविंग के बारे में? जो आज का जनरेशन है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान महादेव ने भी लव मैरिज की थी, उनको भी प्रेम था, तब उन्होंने माँ सती के साथ में, माँ पार्वती के साथ में अपना विवाह रचाया था। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पे जाने की काबिलियत रखते हो तो आप किसी भी हद को पार कर लो। अगर नहीं रखते हो तो खूबसूरत मोड़ देख के और मर्यादा में रह के छोड़ देना बेहतर होता है। क्या बात है। अगर ये काबिलियत है ना कि हम इसका निर्वहन करेंगे तो उसके साथ आपको जो जीवन बिता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी तो थोड़ा ऊंच नीच आपकी भी लाइफ चलता है। में, कभी आपकी लव स्टोरी में कभी कोई ऐसा एंगल आया हो कि फैमिली सपोर्ट ना की हो, चाहे वो आपकी वाइफ की फैमिली हो या आपकी खुद की? नहीं, दोनों फैमिली सपोर्ट किए, बस हम दोनों के जो साथ वाले थे ना वो सब अगेंस्ट थे। मतलब हमारी फैमिली सपोर्ट में है। इंटरकास्ट है आपकी? हाँ, बिल्कुल। Okay. मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाभी मुझे का करना है। कास्ट क्या था? राजपूत है वो भी। अच्छा, वो भी हाँ, वो भी राजपूत क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ। हाँ। हाँ, दोनों लोग क्षत्रिय हैं हम लोग। तो क्या प्यार भी ऐसे ही देख के किया था क्या आपने? नहीं, वो कहानी एक थोड़ा सा अजीब है। ऐसे क्यों? शुरुआत कैसे हुआ, वो एक गांव का बच्चा था छोटा सा, और ये कहीं ना कहीं मेरे रिलेटिव में भी आती हैं। अच्छा। हाँ, relative तो वो इंटर रिलेट होते थे। पर वो छोड़ो, मुद्दा बहुत लंबा चला जाएगा। मैं ये बताता हूँ कि कहने की अगेंस्ट में कौन था। हमारी फैमिली राजी, इनके मम्मी पापा राजी, पर उनसे जुड़े जितने लोग थे और हमसे जुड़े जितने लोग थे उनको ये मतलब पसंद नहीं रिश्ता था। मंजूर नहीं था।
जैसे लग रहा है कि उनकी शादी हो रही है। हाँ। मेरी नहीं हो रही है, उनकी हो रही है। उनको पता नहीं किस बात का चिढ़ मचा हुआ है। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही भी इनके परिवार में, हमारे बारे में जाके, मेरे मम्मी पापा के पास, इनके परिवार के बारे में जाके। मतलब रिश्तेदारों का हाथ कहते हैं ना कि ऊपर सब बना के आए, जोड़ियां ऊपर बना दी जाती है। हाँ। उसको कोई काट नहीं सकता है, आप कितना भी कोशिश कर लो। एक चीज होता है कि जो काटने वाले लोग होते हैं ना, वो चिन्हित जरूर हो जाते हैं इन सब क्रियाओं में कि आप इस प्रवृत्ति के हैं। हाँ। इसलिए नहीं काटना, इसलिए कोई भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो शादी हो या ना हो, चलो ना हो एक पल को तो बच जाओ आप। भाई दबे अगर वो शादी हो रही है तो फिर वो बंदा या बंदी बोलेगी ना कि ये आपके गांव के जाके हमारे बारे में ऐसा बोले थे। हाँ। तो आप चिन्हित हो गए ना, तो ये मनोवृत्ति आपकी पता चल जाती है ना कि आप किस टाइप के हो। ये ह्यूमन नेचर है। चल जाएगी ना, तो इसलिए नहीं करना चाहिए, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपकी लाइफ में कैसा टर्निंग पॉइंट आया? किस बिहाफ पे? शादी को लेकर। शादी तो मुझे करना था, इसी से करना था डेफिनेटली। और मैं कुछ लिखा था कि क्यों करना था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो मुझे सुनना ही चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि मुझे नहीं, ये उन सभी लोगों को सुनना चाहिए जो आजकल रिलेशनशिप जैसे चीजों में हैं और शादी से भागते हैं। हाँ, सबको सुनना चाहिए। यार इतने सारे रख दिए। हाँ, तो मैं अपने बेबी के लिए पहली बार कुछ लिखा था। और क्या लिखा था? तो सब बोलते थे ना, इसके घर पे भी जाके बोलते थे कि आवारा है लड़का। अच्छा। और उस समय भी थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह भी चलता भी था। तो मैं लिखा था कि तेरे बिना मैं रहता कैसे, ये मुझे गंवारा ना होता, टूट के मिलता कौन मैं अगर आवारा ना होता। क्या बात है। नियते इश्क का तेरे दीदार है तो मैं जिंदा हूँ, बन के लाश तेरे बगैर गुजारा ना होता। सुना है इश्क चलता है बिना कदमों के दूर तक, पर इश्क चलता कैसे अगर इश्क तुम्हारा ना होता। तू है तो मुझे होने का एहसास है हर वक्त, तू है तो मुझे होने का एहसास है हर वक्त, तेरे बाद में किसी और का दोबारा ना होता। क्या बात है। तो इस तरीके का प्रेम है। तो इस तरीके की लाइन सुना के आपने भाभी को इम्प्रेस कर नहीं सुनाया नहीं मैंने आज, पहली बार वो अगर वो सुनेगी, पॉडकास्ट देखेगी और ये सारी चीजें देखेगी तो वो सुनेगी कि मैं लिखा था। हाँ। हाँ, बहुत कुछ एक और भी मैं लिखा था कि अभी दो तीन दिन पहले मैंने लिखा था वो, कि बोल रही, मुझे याद आया कि क्या क्या उसने छुड़ाया मुझसे यार, बहुत सारी चीजें छुड़ा दी। नशा क्या लगाया कि एक वक्त आवारगी का आवारा था मैं, नशा शराब का और कुंवारा था मैं। सब कहेंगे, हंसेंगे भी। क्या बात है। कि एक वक्त आवारगी का आवारा था मैं, नशा शराब का और कुंवारा था मैं, सब छुड़ाए उसने लत बेवजह बना दिया, बचा तो लिया पर अपना नशा लगा दिया। क्या बात है, शानदार। मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ छुड़ा दे और खुद का नशा लगा दे। मतलब अब तो आपको मरना ही मरना है। हाँ। मरना तो दोनों कंडीशन में है। वो कहते हैं ना कि तुझसे इश्क करूं या नफरत, बता दे मुझे, मौत दोनों में मुकम्मल है, समझ नहीं आता। शानदार। तो इस तरीके के, और लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी सोच लेते हैं। और लोग तो शराब के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं ना कि ये शराब पी रहा, मदिरा ले रहा है तो बहुत बुरा है, पर मदिरा छोड़ने के बाद भी मुझे बहुत कुछ ऐसी लत है जो मदिरा से भी बुरी लगी। ऐसा क्यों, कौन सा लत था आपका? मतलब मेरा नहीं, लोगों का लत है, बहुत सारे लोगों का। धोखा, झूठ, फरेब, तो आजकल लोगों को चीट करना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, ये शराब के लत से ज्यादा गलत लत है। तो मैंने लिखा था कि कई गुनाह दिल में लोग छुपाए बैठे हैं, दूसरों के अश्क से चरण धुलाए बैठे हैं, शराब तो बदनाम है यूं ही खामखा, इससे भी बुरी लत लोग लगाए बैठे हैं। शानदार। बहुत सारी इन कविताओं का संग्रह हमें कहाँ मिलेगा? हाँ, मैं एक लिख रहा हूँ ना, पोएट्री संग्रह। आप एक बुक लिख रहे हैं? हाँ, पोएट्री संग्रह, जिसमें बहुत लोग मुझे मैसेज भी किए थे इंस्टा पे कि सर मैं कहाँ पे देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, तो उसको मैं पब्लिश करने वाला हूँ।
कब तक करेंगे? बहुत जल्द करूँगा, कोई अच्छा पब्लिशर वगैरह मिले तब आप पब्लिश करेंगे उसे? बिल्कुल करेंगे। बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ लिखना है, इतना कुछ लिखना है ना। मुझे फिल्म लिखना है। आपको? हाँ, मैं शॉर्ट फिल्म लिखूंगा पहले, फिर बड़ी फिल्म लिखूंगा। मैं लिखूंगा, मैं कहानियाँ लिखूंगा और मुझे लगता है कि मैं लिखूंगा। मैं अपने आप को कभी छोटा नहीं मानता हूँ। मेरे सारे दौर रहे जीवन में, जितने दौर रहे, पर हमेशा मैं अपने आप को रईस मानता हूँ। क्या बात है, ये एक बड़ी बात आपने कह दी। मैं सभी दौर देखा है मैंने अपने जीवन में। मैं वो दौर भी देखा हूँ कि गोरखपुर में 24/7 में डोसा का पैसा नहीं है तो सांभर पी लिया। ये क्या था स्टोरी? वो भी दौर देखा है। अब 7 डेज वो 7 डेज वालों ने बंद करेंगे, अब बंद करेंगे। वो क्या था 24/7 का? वो ये था ना कि नहीं 24/7 नहीं, 7 डेज। 7 डे सिटी मॉल हाँ, में। सिटी मॉल में हाँ। 7 डेज था। तो ऐसा था ना कि गोरखपुर में रहता था। हाँ। और मतलब कुछ चल नहीं रहा है, कुछ चलेगा कैसे, मैं करना ही नहीं चाहता था। बात ये है कि मुझे लिखना है। हाँ। मुझे इसमें आना है और लोग मुझे जबरदस्ती उसमें घुसेड़ रहे हैं। मैं जाऊंगा? मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं भी बहुत बड़ा जिद्दी आदमी हूँ। मैं बैठा हूँ ना बहन आपके सामने, मैं ना ऐसे ऐसे दौर देखे हैं ना नौकरी के लिए, ऐसे ऐसे दौर ना, इतनी गालियाँ पड़ी है ना मेरे को। आज जब वो लोग आपकी वीडियोस देखते होंगे तो कभी वैसे गाली देने वाले लोग देते हैं, चाहे भी तुम देते कितना भी कर लो। हाँ। पर वो पहले कुछ लोग सामने तो नहीं देगा कोई। पर वो कहानी बताता हूँ 7 डेज वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसा रहा जीवन का दौर। गोरखपुर में था, पैसे वैसे कम रहते थे। कभी ऐसा रहता था कि बहुत पैसा है, कभी ऐसा रहता था कि पैसा है ही नहीं पर चाहिए, भूख लगी हुई है। रूम लेके रहते थे। घर के लोग पता है ये सिचुएशन कब होता था, घर के लोग पता है कि नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं नौकरी कर नहीं रहा हूँ। ओके। मैं तो जगह जगह बैठ के लिख रहा हूँ। मैं हर जगह बैठ जाते थे आप लिखने? कविताएं लिख रहा हूँ। हाँ। मैं डायरी निकाल के कुछ लिख रहा हूँ। बस 7 डेज में जाता था। फिर वहाँ लिखा, जैसे नहीं कहीं लिखा होता है कि रोटी 4 रुपए का है एक, दाल और सब्जी फ्री। हाँ। बहुत ऐसे ढाबे पे लिखे रहते हैं। तो 7 डेज में था कि आप डोसा खाओ। चेन्नई रहा मैं डोसा खाने का, मेरा मजा आता है डोसा खाने में। तो डोसा के साथ सांभर कौन पैसा लेता है? कोई सांभर का? सांभर तो फ्री होता है। फ्री होता है ना। मैं क्या करता था, मैं बैठता था, मैं पहुंच जाए काउंटर पे, मैं बोलता था भैया सांभर दे देना, कम पड़ गया है। उसे क्या पता बंदे को कि मैं डोसा खाया या नहीं खाया। वो भैया 2 लोग हैं, दो कटोरा लेके आया, सांभर पी लिया। फिर 2-3 बार ऐसे किया, पेट भर गया। तो अब 7 डेज वाले बंद करेंगे। मतलब ये कितना खतरनाक था कि 7 डेज वालों को भी आपने नहीं छोड़ा। बंद करेंगे, वो सब बंद करेंगे। कहेंगे ऐसा भी होता है क्या, हमारे साथ चीट हो रहा है भाई। बिल्कुल। फिर बंद करेंगे। पर नहीं यार, वो दौर थोड़ा सा था यार। 7 डेज वालों बहुत आगे जाओ तुम लोग यार। मुझे खिलाए हो, फ्री में पिलाए हो। नाचो जी का टेस्ट कैसा लगा आपको? कमाल यार, बहुत ही अच्छा टेस्ट है यहाँ का। तो मैं पहली बार, मैं सच बता रहा हूँ बहन, पहली बार मैं बाहर की चीज़ें कुछ खा के और मुझे अच्छा लग रहा है। तो आकाश जी, जिस तरीके से अभी हमारे पॉडकास्ट का एंड हो रहा है, हाँ। तो फुल्ली जो प्रिपेयर्ड जो हमारे ड्रिंक्स थे, जो हमारे फूड्स था, ऑल अबाउट नाचो जी स्पॉन्सरशिप दे रहा था, स्पॉन्सर कर रहा था इस पॉडकास्ट को। 2 लाइन तो उसके लिए होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं कुछ मतलब शायरी टाइप का मैं बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आओ एक पल को जी लो या जीने फिर आ जाओ। समझो बात को। आओ एक पल को जी लो या फिर जीने आ जाओ। कुछ भूखे हो या उदास हो, कुछ भी खाने आ जाओ। या गम का दरिया हो या फिर नाच के छा जाना। कुछ भी हो एक पल निकालो, नाचो नाचो आ जाना। क्या बात है, वाह। एक पल निकालो और नाचो आ जाओ। बिल्कुल, नाचो आ जाओ। ये बहुत अच्छा था क्योंकि 1 मिनट के अंदर अंदर जिस तरीके से आपने इसको पूरा डिफाइन कर दिया हमारे पॉडकास्ट को, ये बड़ी बात होती है। एंड थैंक्स टू यू नाचो जी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग चीजों को रिप्रेजेंट करते हो। ये भी बताना, मैंने नाचो नाचो वाली जो मैंने बोली कितनी अच्छी बोली है। एंड थैंक्स फॉर दिस ड्रिंक ऑल्सो, बहुत रिफ्रेशिंग है ये।
जैसा कि आपने आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ आज के एपिसोड में देखा कि किस तरीके से आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी जर्नी को बताया। और ये जर्नी सिर्फ उनके लाइफ की नहीं है, उनसे जो लोग कनेक्ट थे, कैसे वो एक शराबी से एक लेखक बने, ये पूरी जर्नी उन्होंने डिफाइन की। तो मुझे लगता है कि अगले एपिसोड के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि अगला पॉडकास्ट या फिर अगला एपिसोड आप किस चीज पे देखना चाहते हैं। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।